Today we are going to start exercise 10.4 of class 9, chapter 10 circles. First question is two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter. दो सर्कल्स हैं आपके पास और एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, और वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट 2 पॉइंट्स. तो इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स का मतलब क्या है कि यहाँ ऐसे बनते हैं टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स वाले. तो लेट कर लेते हैं ये पॉइंट्स ए बी पे इंटरसेक्ट करते हैं. एक सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, दूसरे सर्कल का सेंटर ओ डैश है. तो अगर ए बी इनकी कॉमन कोड हो गई तो आपको क्या बताया हुआ है, पहले तो रेडियस बताया हुआ है कि ये 5 सेंटीमीटर है. यहाँ पर इस सर्कल का 5 और स्मॉल वाले का मैं लिख रही हूँ 3 सेंटीमीटर. और साथ में बताया हुआ है डिस्टेंस जो है उनके सर्कल सेंटर्स के बीच में वो 4 सेंटीमीटर है. तो दिस डिस्टेंस इज ओ डैश इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, लेट कर लेते हैं ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है ये सी पे कट कर रही है. तो अब आपने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पढ़ा था कि जो सेंटर्स को लाइन ज्वाइन करती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है कोड की. ये पढ़ा था आपने. ठीक है, कॉमन कोड को की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होती है उसी पे ओ ओ डैश लाई करते हैं. ये आपने पढ़ा एक्सरसाइज 10.3 के थर्ड यानी लास्ट क्वेश्चन में. आपने क्या पढ़ा है कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स यानी ओ ओ डैश जो लाइन है, ठीक है, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड. यही पढ़ा था आपने. तो इसका मतलब आपका ये एंगल जो है ये 90 डिग्री हो गया. सिमिलरली ये एंगल भी आपका 90 डिग्री हो गया. साथ ही साथ आपने ये पढ़ा कि ए सी इज इक्वल टू सी बी है और एंगल ए सी ओ जो है वो 90 डिग्री है. ठीक है, वो तो अपने आप ही हो गया कि इधर वाला भी 90 डिग्री हो गया, सारे 90 हो गए. ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर के बोथ साइड्स पर 90 होता है. अगर ये 90 है ये भी 90 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये और ये भी 90 हो जाएगा. नेक्स्ट अगर आप ट्राइंगल लेते हो, अब ये कंप्लीट आपको ओ ओ डैश जो है वो 4 गिवन है. अगर आप इसको ब्रेक कर लेते हो तो आप लेट कर लो कि कुछ भी ये x है और ये आपकी हो जाएगी 4 माइनस एक्स. तो आपने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया. ये कंप्लीट आपकी 4 थी तो आपने कह दिया इतना पार्ट x है. तो बचा हुआ आपका ये वाला पार्ट जो है ये 4 पूरे में से 4 में से x माइनस कर दिया तो ये 4 माइनस एक्स आ गया. तो अब आपके पास जो दो ट्राइंगल्स बनी है अगर आप दोनों में पाइथागोरस अप्लाई करें, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. तो ट्राइंगल ओ सी सी, ठीक है, इस ट्राइंगल में भी अप्लाई कर रही हूँ मैं पाइथागोरस और दूसरी में भी जो कि है ओ डैश ए सी. तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा रही हूँ तो 90 के सामने आपका हाइपोटेन्यूज होता है तो जो कि है 3 और ये हो गया आपका x और ये आपका हो गया ए सी स्क्वायर. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ तो ये आपका 5 का स्क्वायर 25 हाइपोटेन्यूज यही बनेगा 90 के सामने और ये आपका अगेन ए सी स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहती हूँ तो मुझे दोनों में एक चीज सेम दिखाई दे रही है ए सी स्क्वायर. तो मैं ए सी स्क्वायर की वैल्यू दोनों से निकाल लेती हूँ. ये आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, तो आप दोनों ही ए सी स्क्वायर की वैल्यूज हैं. अगर मैं इन्हें इक्वेट कर दूं 1 और 2 को इक्वेट कर दूं क्योंकि दोनों ही हमें ए सी की वैल्यू दे रहे हैं तो वी विल गेट एन इक्वेशन कि ये जो है ये इसके इक्वल है. अब हम यहाँ से x निकालें. फाइनली हम इस इक्वेशन तक पहुंच गए हैं. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं ये x फाइंड आउट करने के लिए. तो हमारे क्या इक्वेशन बनेगी 25 प्लस 16. यहाँ मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रही हूँ. ठीक है, तो मैं अभी माइनस लगाती हूँ यहाँ ब्रैकेट में. अभी इसको स्क्वायर को खोल लेते हैं. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज 8x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर. अब अगर मैं ब्रैकेट खोलती हूँ तो बाहर मुझे माइनस का साइन दिख रहा है तो ये सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. ये माइनस 16 हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 8x और यहाँ आ जाएगा आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर. अब मैं एक साइड पे पूरी इक्वेशन को लेकर 25 माइनस 16 में लिख रही हूँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. राइट साइड पे 0 बना लेती हूँ.
अगर मैं कैंसिल करूं तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, -x² + x², 9 और -9 भी कैंसिल हो रहे हैं, तो आई एम लेफ्ट विथ 8x = 0 एंड x इज 0/8 मीन्स 0। तो यहाँ से मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो x पार्ट है ये 0 है। इसका मतलब क्या है कि इतना पार्ट ही 4 है। x 0 हो गया तो 4 - 0 4 हो गया। ये इसका मतलब क्या है कि रेडियस इसका सेंटर जो है, इनके सेंटर्स के बीच में डिफरेंस 4 था, इसका मतलब 4 इतना ही डिफरेंस आ रहा है, तो सेंटर यहीं पे लाई कर रहा है, यानी O' जो है वो C के साथ कोइंसाइड हो रहा है। आपको ये बात समझ आई? यहाँ पर आ गया x 0 है। अगर ये x 0 है इसका मतलब ये कोई लेंथ है ही नहीं, ठीक है, ये 0 है। इसका मतलब सेंटर के बीच में 4 का डिस्टेंस था, 4 - 0 ये 4 आ जाएगा, तो यानी सेंटर यहाँ पर कॉमन कोड के ऊपर ही लाई कर रहा है। अगर मैं इसकी फिगर रीअरेंज करके बनाऊं तो आपको फिगर कुछ ऐसी मिलेगी। अगर मैंने ये कॉमन कोड बनाई, थोड़ा सा आसान बना देती हूँ, तो मुझे इसी कॉमन कोड को डायामीटर लेना है अब, और इस तरह से दूसरा सर्कल बनाना है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि इसका सेंटर जो है छोटे वाले सर्कल का, वो उसी के ऊपर लाई कर रहा है, C' के साथ कोइंसाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्ट है ही नहीं। ये O' 0 है, इसका मतलब O' C के ऊपर ही आ रहा है, तो कॉमन कोड के ऊपर ही आ रहा है। तो आपकी फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब आप अगर इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें, ये तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री है। अगर सेंटर इसी के ऊपर आ गए तो इसका क्या मतलब है कि ये रेडियस जो कॉमन कोड है वो बड़े वाले सर्कल का डायामीटर भी है, ठीक है। ये कोड है आपकी, कॉमन कोड है दोनों सर्कल्स की, यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B पे। अब सेंटर इस सर्कल का वो भी इसी कोड के ऊपर आ गया, और हमें पता है ये, अब ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, सेंटर से सर्कल तक जा रहा है, तो 3 + 3 लेंथ जो है वो कॉमन कोड की कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ कॉमन कोड कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ 3 यानी 6 सेंटीमीटर। रेडियस का डबल हो जाएगा, डायामीटर और कोड यहाँ पर इक्वल हो गई है। जो कॉमन कोड है वही छोटे वाले सर्कल का आपका डायामीटर है। बस आपको यहाँ पर जहां आपने x = 0 आया है आपका, यहाँ से यहाँ आपको लिखना है दिस इंप्लाइज कि सेंटर जो है O' ऑफ स्मॉलर सर्कल लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कॉमन कोड, ठीक है, यानी कॉमन कोड के ऊपर ही लाई कर, कॉमन कोड के मिड पॉइंट के ऊपर लाई करता है, यानी O' जो है वो C के ऊपर ही लाई करता है। तो अपने आप ये आपका डायामीटर बन जाएगा, और डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस तो आपको स्मॉलर सर्कल का गिवन ही था 3 सेंटीमीटर, तो उसका डबल करके आपकी लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। अब आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है, यहाँ पर आपने जरूर पढ़ लेना है कि A सर्कल और 2 सर्कल्स, तो यहाँ पर लिख रहे हो दिस सर्कल, इसकी 2 इक्वल कोड्स हैं और वो इंटरसेक्टिंग बनानी है, यानी आपने कोड्स ऐसे नहीं बनानी है, इंटरसेक्टिंग बनानी है, ठीक है। तो आपने कोड, वो सर्कल की कोड्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है विद इन दी सर्कल, तो मैंने ऐसे बनानी है। दूसरा आपको क्या गिवन है कि ये कोड्स जो हैं, ये मान लो AB है, ये CD है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल एट पॉइंट E। तो लेट कर गिवन क्या है आपको कि ये जो दोनों कोड्स हैं ये इनकी लेंथ इक्वल है, एक तो आपको ये गिवन है, और सेंटर लेट कर लेते हैं इसका O, दिस इज द सेंटर। अब प्रूफ करना है आपने सेगमेंट ऑफ वन कोड। सेगमेंट का मतलब यहाँ वो नहीं है कि आप एरिया की बात कर रहे हैं, सेगमेंट का मतलब एक होता है कि पार्ट ऑफ द कोड। तो अब आपको, जब मैंने ये लाइन बना दी तो ये E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अब इस ये जो आपकी कोड थी ये 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई, एक हो गई AE और एक हो गई EB, तो इसके 2 हिस्से हो गए, ठीक है। यहाँ पर सेगमेंट का मतलब ये है, तो आपका AE और EB, और ऐसे ही इस कोड के भी 2 सेगमेंट्स हो गए CE एंड DE। आपने क्या प्रूव करना है कि जो सेगमेंट है वन कोड की वो इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। जैसे मैं A से ले रही हूँ AE, तो मुझे क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि जो AE है सेगमेंट ऑफ वन कोड, दोनों लेनी है, एक AE कोड सेगमेंट बनी है और एक EB बनी है, तो ये एक कोड की सेगमेंट्स दूसरी कोड की सेगमेंट्स के इक्वल है, और कॉरेस्पॉन्डिंग लेनी है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने AE ली है तो वो CE के इक्वल,
ऐसे ही इसी डायरेक्शन में इसके इक्वल आएगी। और इसी तरह से मैंने ई डी ली है, सॉरी यहाँ डी आएगा, ई बी, तो ये दूसरी कोड कौन सी है, सी डी, तो ई डी के इक्वल आना चाहिए। तो ये सेगमेंट है वन कोड की और ये है दूसरी कोड की सेगमेंट है सीई और डीई, तो ये रहे। और पहली कोड की सेगमेंट्स है एई और ईबी, ये रहे। तो आपने प्रूव करना है कि एक कोड की जो सेगमेंट है वो दूसरी कोड की सेगमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट के इक्वल है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, दिस इज गिवन टू यू। तो यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज करने जा रहे हैं कि अगर कोड्स इक्वल होती हैं, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पर इसका प्रूफ नहीं है, स्टिल प्रूफ तो यहाँ पे भी हो जाएगा इसमें। टू कोड्स अगर इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, अब मैं यूज करूंगी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ से इस सेंटेंस से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर दो कोड्स इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं सेंटर से इनके ऊपर परपेंडिकुलर्स, कोड के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लूंगी। मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ तो मैं इसको डॉटेड पार्ट में कर लूँ। अगर तो सपोज मैंने ई तक तो ले लिया है, इसको कोई भी नाम दे दो, एफ, इसको जी और ओ को इंटरसेक्शन पॉइंट से भी ज्वाइन कर दो, तो यू विल गेट थ्री ट्राइंगल्स, सॉरी टू ट्राइंगल्स, 1 2, ये आपको छोटी वाली दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। तो आपने कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करनी है, आपने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर ओ से, सेंटर से ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ जी जो सी डी कोड पर ड्रॉ करना है एंड ज्वाइन ओ ई। तो आपका यहाँ तक आ गया। अब आपने करना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स को, जो आप छोटी सी ट्राइंगल्स देख रहे हो दोनों, इन ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट करनी है। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको अच्छे से पता है कि आपको 3 पेयर्स ढूंढने होते हैं। तो मैंने ट्राइंगल्स के नाम लिख दिए, ये जो छोटे वाली ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ओ एफ ई और ओ जी ई। अब मैं ये थ्योरम यूज करने जा रही हूँ। उसका रीजन है ये क्या है कि ये दोनों कोड्स इक्वल हैं, तो सेंटर से इनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। इसका सेंटर से डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ एफ है और ये क्या है, ओ जी है। तो ये सेंटर से इन दोनों कोड्स का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, ओ एफ इज इक्वल टू ओ जी। और ये इसका रीजन है जो आप इस साइड देख रहे हैं, ठीक है, कि टू इक्वल कोड्स, ये दोनों कोड्स इक्वल थी, ठीक है, तो दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। तो सेंटर से इनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। इसका सेंटर से डिस्टेंस इतना है। और याद रहे जो आप डिस्टेंस ले रहे हो वो ऐसे जैसे मर्जी नहीं लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। और ये आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, इसलिए मैं यहाँ राइट एंगल के सिंबल्स भी बना देती हूँ। दूसरा आप इजीली देख रहे हो कि ये राइट एंगल्स हैं। दूसरा पेयर एफ इक्वल टू जी ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। अब तीसरा जो है आपका ओ ई कॉमन है, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई कॉमन। तो अब आप 3 पेयर्स ढूंढ चुके हैं। अब आपने ये देखना है बस कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रही है। तो आपने एक राइट एंगल यूज किया है, एक ये साइड यूज की है और एक हाइपोटेन्यूज जो राइट के सामने है। ये राइट एंगल है, राइट के सामने जो हाइपोटेन्यूज है दोनों में। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस यूज हुई है और आर एच एस कॉन्ग्रुएंस से हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई है। तो आपकी ये वाली दो ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गई किससे, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस से। अब सीपी से अगर आप देखते हैं तो आपका एफ ई जो है वो इक्वल हो जाएगा जी ई के। अब मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ से, जो आप एक थ्योरम करते हो कि परपेंडिकुलर जो अगर आप ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। क्योंकि ये नहीं है कि आपको सिर्फ 9th क्लास में इसी चैप्टर में नाम आएंगे, ये आपको फर्दर भी 10th क्लास में भी हर जगह आपका ये यूज होगा कि सेंटर में अगर आप किसी कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉ किया तो कोड आधी आधी हो जाएगी। तो अब आपने ये कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका मतलब आपकी ये कोड आधी आधी हो गई, ए एफ इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। सिमिलरली आपका अगर मैं देखूं, सिमिलरली, ये सिमिलरली का साइन है, यानी इसी प्रकार अगर आप दूसरी कोड में देखें तो दूसरी कोड में आपने OG परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगी, इस कोड को आधा आधा कर देगी, यानी CG इज इक्वल टू DG, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, हाफ ये है और हाफ ये है। तो अगर मैं इसको बताऊं तो ये हाफ ऑफ ए बी है
और ये हाफ ऑफ सी डी है, दोनों ये दोनों हाफ ऑफ सी डी के इक्वल हैं। बट वी नो डैट हमें गिवन है कि ए बी कोड और सी डी कोड जो दोनों हैं वो कोड्स इक्वल है, तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो ये कोड के हाफ्स हैं, इसका मतलब ये आपके सारे पार्ट इक्वल हो गए, ए एफ, एफ बी, सी जी और जी डी। ये क्यों इक्वल हो गए? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब आप ये प्रूव कर चुके हैं सी टी से, जब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था। ये पार्ट आप प्रूव कर चुके हैं कि ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो कोड हाफ हाफ हो जाएगी। तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड ईच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ए बी सॉरी, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू, ये सेंटर से परपेंडिकुलर है तो ये कोड आधी आधी हो गई, सी जी इज इक्वल टू जी डी एंड ईच इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी तो हाफ्स भी इक्वल होंगे, इसका मतलब दीज ऑल आर इक्वल, दीज फोर आर इक्वल। अब हमने प्रूफ जो करना है उस पे रिजल्ट पे आते हैं, क्योंकि अब 2 स्टेप पे प्रूव हो जाएगा। आपने प्रूव करना है ए ई और सी ई इक्वल है। अगर आप देखो तो हमने ए एफ और सी जी तो इक्वल कर दिया है, देखो ए एफ और सी जी ये दोनों इक्वल कर चुके हैं हम। अब इक्वल दो चीजें अगर इक्वल हैं, अगर हम दोनों साइड पे उनमें इक्वल्स ऐड कर दें तब भी वो इक्वल रहते हैं। अभी आपने प्रूव किया है कि एफ ई और जी ई इक्वल है, तो अगर मैं ए एफ में एफ ई ऐड कर दूं तो मुझे एक सेगमेंट मिल जाएगी। इसी तरह से सी जी यहाँ पर है और अगर मैं इसमें जी ई ऐड कर दूं तो मुझे पूरी एक सेगमेंट मिल जाएगी। तो मैं एडिंग इक्वल चीजें दोनों तरफ पर ऐड कर देती हूँ तब भी इक्वल रहेंगे। वो दोनों इक्वल क्या है जो मैंने सी से इन दोनों ट्राइंगल्स को करके निकाला है, वो है एफ ई और जी ई। तो एफ वाली साइड पे मैं एफ ई ऐड कर रही हूँ और जी वाली साइड पे जी ई ऐड कर रही हूँ। अब क्योंकि एफ ई और जी ई इक्वल है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन आल्सो द होल्स आर इक्वल, दोनों तरफ इक्वल ऐड कर सकते हैं इक्वेशन में। तो आपका ए एफ प्लस एफ ई, अगर आप इनको ऐड करेंगे एफ ई प्लस ए एफ क्या बन जाएगा? कंप्लीट ए ई। सिमिलरली अगर आप ऐड करेंगे सी जी में जी ई तो यू विल गेट सी ई। तो आपका फर्स्ट पार्ट ये जो है ये प्रूव हो गया, ठीक है। एक सेगमेंट तो आपने प्रूव कर दी कि एक सेगमेंट दूसरी के इक्वल है। अब दूसरी प्रूव करने के लिए उसमें हम इक्वल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हमने इतना पार्ट इक्वल कर दिया, अब देखो आप ये कंप्लीट इक्वल है, ए बी और सी डी कोड्स जो हैं ये हमें इक्वल गिवन है, ये कोड्स इक्वल है। अगर हम इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वल में से, दोनों में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी आपका इक्वल आएगा। ए बी को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब मैं दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इक्वल, तो मेरा इक्वल क्या है जो फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है, ए ई सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से सी ई सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अगर मैं पूरे ए बी में से ए ई सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मैं आई एम लेफ्ट विद बी ई, ठीक है। तो यहाँ बी ई आ जाएगा। इसी तरह से ये पूरा इक्वल था और इतना पार्ट हम इक्वल कर चुके हैं तो हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया? डी ई। तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो पहला ऐड करके आ गया और दूसरा सब्ट्रैक्ट करके आ गया। So this is how you can prove that segment of one code is respectively is equal to the corresponding segment of the other code. Similarly is with this case. Now question number 3 is if two equal codes of a circle intersect within the circle. दोबारा से वही वाली फिगर बनेगी जो सेकंड क्वेश्चन में बनी थी। फिर से आपने सर्कल एक बनाना है और उसमें दो इंटरसेक्टिंग कोड्स बनानी है। तो और ये दोनों कोड्स आपकी फिर से इक्वल गिवन है, तो गिवन में आप लिख सकते हो ये जो आपकी कोड्स है ए बी और सी डी, दीज आर इक्वल और ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पर, कोई भी नाम दे सकते हैं, विद इन द सर्कल। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन बनानी है जो किसको ज्वाइन कर रही है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसके साथ ज्वाइन कर रही है? टू द सेंटर। तो सेंटर ये है आपका, तो ये लाइन बना लीजिए आप, ठीक है। कि ये जो लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को किसके साथ ज्वाइन कर रही है? सेंटर के साथ ज्वाइन कर रही है। ये क्या कर रही है? आपने ये प्रूव करना है कि ये इक्वल एंगल्स बना रही है विद द कोड्स। ये इस कोड के साथ ये एंगल बना रही है, इस कोड के साथ ये, सपोज कर लो ये एंगल 1 और 2 है, तो आपको प्रूव करना है कि ये लाइन जो है कोड्स के साथ इक्वल एंगल बना रही है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस यू हैव टू प्रूव। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन करोगे जब भी आपकी कोड्स इंटरसेक्टिंग कोड्स बन जाएंगी सर्कल में, और तब आपने क्या करना है? सेंटर से दोनों कोड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है और वही आपने यूज करना है। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेट्स दिस इज एल, दिस इज एम, ठीक है।
तो आपने ड्रॉ कर दी है परपेंडिकुलर्स। ओ एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने ए बी कोड के ऊपर, और ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सी डी कोड के ऊपर। तो अब आपकी फिर से ये दो स्मॉल ट्राइंगल्स बन गई हैं, आप इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और यहाँ से प्रूव कर देंगे सीपीसीटी से कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, यानी कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर है, ये मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स। तो दिस इज एंगल 1 और एंगल 2, इसको आपने इक्वल करके दिखाना है और ये सीपीसीटी से होगा। तो पहले हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को ओ एल ई एंड ओ एम ई। लेट्स लुक फॉर द थ्री पेयर्स। फर्स्ट पेयर इज द सेम एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 2। दोनों में जैसे ओ एल इज इक्वल टू ओ एम हो जाएगा, क्योंकि ये कोड्स दोनों इक्वल है तो इनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपका रीजन क्या आएगा यहाँ पर, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर, इसलिए आपने यहाँ पे लिखा है ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। इक्वी डिस्टेंट, कहाँ से इक्वी डिस्टेंट है, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा अगर कोड्स इक्वल है। सेकेंड इज ओ ई कॉमन, जो पहले पेयर ले चुके हैं आप पिछले पार्ट में, सेम वही पार्ट्स में वही पेयर्स आएंगे आपके। और तीसरा आपका एल एंड एम ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने कंस्ट्रक्शन में ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं तो ईच 90 डिग्री, तो आपकी ये जो ट्राइंगल है ओ एल ई ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ओ एम ई के, और सीपीसीटी से आपका दोनों का एंगल ई जो है वो सेम प्लेस पर पड़ा है। तो एंगल ई, इस ट्राइंगल का एंगल ई है 1 और इस ट्राइंगल का एंगल ई है 2। तो सीपीसीटी से आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया, और ये कॉन्ग्रुएंट आपकी सेम रीजन से हुई है आरएचएस जैसे पहले हुई थी। तो बस इसमें फर्दर कुछ भी पार्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ ये बताना था कि ये दोनों, ये जो लाइन है ये इक्वल एंगल्स बना रही है कोड्स के साथ। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल